हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल वर्ल्ड विद आतिफ सैम्बल। सो फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद अपना ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसके पीछे कुछ मेरे जो एग्जामिनेशंस थे वो थी, कुछ प्रिपरेशन थी, उसकी वजूहत थी। सो फ्रेंड्स, आज हम दोबारा इसको कंटिन्यू करते हैं। जनरल एनाटमी बाय जीए और वीडियो 84 है जनरल एनाटमी। इससे हमारा टॉपिक था बोन्स एंड कार्टिलेज, इसका थर्ड चैप्टर है, ठीक है। तो वो हम उसको डिस्कस कर रहे थे। उसका चौथा पार्ट हमारा रहता था, दैट इज़ क्लिनिकल एनाटमी। बाकी हमने सारा इसमें क्लियर कर लिया है, जैसे कि आप अपनी वीडियोस पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, प्लेलिस्ट में जाकर आप इसके प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ बोन्स एंड कार्टिलेज एंड इसके क्लिनिकल एनाटमी, ठीक है। सो फर्स्ट, अ डिफेक्ट इन मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन कॉजेज अ रेयर सिंड्रोम कॉल्ड क्लैडोक्रैनियल डिसोस्टोसिस, ठीक है। तो क्या कहलाता है? क्लैडोक्रैनियल डिसोस्टोसिस। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 कार्डिनल फीचर्स। तो इसके 3 कार्डिनल फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है बेसिकली मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन में जो डिफेक्ट्स होते हैं वो कॉज बनते हैं कुछ सिंड्रोम्स की, ठीक है, कुछ ऐसी वजूहात की जो कि हमारे आगे जाके मुश्किलात के लिए बाइस बन सकते हैं। तो इसके करेक्टराइज है वेरिंग डिग्री ऑफ एप्लेजिया ऑफ द क्लेविकल्स, ठीक है। क्लेविकल्स की जो डिग्रीज होती हैं, ठीक है, उसकी जो कनकेव और कन्वेक्स सर्फेसिस होती हैं उनमें एप्लेजिया हो जाता है। एक इंक्रीज इन द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ क्रेनियम, ठीक है, क्रेनियम के जो ट्रांसवर्स डायमीटर में इजाफा हो जाता है। इसके बाद है जी रिटार्डेशन इन फ्रंटल एंड ऑसिफिकेशन, ठीक है। रिटार्डेशन इन फ्रंटनली, ठीक है, फ्रंटनली जो इसकी ऑसिफिकेशन होती है उसमें रिटार्डेशन आ जाती है। इट में बी हेरिडेटरी और इन्वायरमेंटल इन ओरिजिन, ठीक है। कह रहे हैं ये हेरिडेटरी भी हो सकता है, विरासती भी हो सकता है और इन्वायरमेंटल भी इसकी वजूहत हो सकती हैं, ठीक है। A defect in endochondral ossification causes a common type of dwarfism called, ठीक है, achondroplasia in which the limb are short, ठीक है, अपर लिम्ब या लोअर लिम्ब में शॉर्ट्स हो जाते हैं। बट द ट्रंक इज नॉर्मल, लेकिन इसका ट्रंक जो होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक है। एकोंड्रोप्लेजिया में क्या होता है? किसकी वजह से? एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन की वजह से जो है हमारा हो सकता है क्या? एकोंड्रोप्लेजिया, जिसकी वजह से हमारे जो लिम्स हो सकते हैं वो शॉर्ट रह सकते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रंक है वो बिल्कुल नॉर्मल होता है, ठीक है। इट इज ट्रांसमिटेड एज अ मेंडेलियन डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है। जो क्या है? ये मेंडेलियन डोमिनेंट कैरेक्टर है ये भी, ठीक है। तो ये 2 डिफेक्ट्स बोन्स के ये वाले हो गए। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद आ जाता है जी पेरियोस्टियम इज पार्टिकुलरली सेंसिटिव टू टीयरिंग और टेंशन। टीयरिंग और टेंशन में पेरियोस्टियम क्या होती है? सेंसिटिव होती है बहुत ज्यादा। पेरियोस्टियम इजीली टीयरिंग भी हो सकती है और उसमें टेंशन भी आ सकती है। ड्रिलिंग इनटू कॉम्पैक्ट बॉन विदाउट एनेस्थीसिया, ठीक है। कॉम्पैक्ट बॉन में जब हम ड्रिलिंग करते हैं विदाउट एनेस्थीसिया, यानी कि एनेस्थीसिया यानी बेहोश करने के अलावा, कॉजेज ओनली माइल्ड पेन, ठीक है, माइल्ड पेन होती है और एन एचिंग सेंसेशन होती है इसमें कॉम्पैक्ट बॉन में। लेकिन अगर यही ड्रिलिंग हम करें स्पॉन्जी बॉन में तो क्या होता है? इस मच मोर और एन पेनफुल, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा ये पेनफुल होता है। फ्रैक्चर्स, ट्यूमर्स एंड इन्फेक्शंस ऑफ द बोन आर वेरी पेनफुल एज पेरियोस्टियम इज रिचली सप्लाइड बाय सोमैटिक नर्व। तो ये सोमैटिक नर्व से बहुत ज्यादा रिच ही होती हैं, ठीक है, पेरियोस्टियम जो होता है। तो पेरियोस्टियम में अगर इसमें ट्यूमर या कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो बहुत ज्यादा पेन होती है, क्योंकि ये सोमैटिक नर्व्स रिच होती हैं जी। फ्रेंड्स, के बाद है जी ब्लड सप्लाई बोन इज सो रिच। पता है कि बोन्स जो होती हैं सो रिच होती हैं ब्लड सप्लाई में, दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्ट इट सफिशिएंटली टू किल द बोन, ठीक है। तो वेरी डिफिकल्ट होता है इंटरप्ट, क्योंकि उसमें बोन्स को मुकम्मल तौर पे किल करने के लिए, क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। पासिंग अ मेटल पिन इनटू द मेडुलरी कैविटी हार्डली इंटरफेयर्स, ठीक है, विद द ब्लड सप्लाई ऑफ द बोन्स, ठीक है। इसमें जब हम मेटल की पिन जो पास करते हैं, ठीक है, तो बहुत मुश्किल होती है उसमें से गुजरने की वजह क्या होती है? इसकी ब्लड सप्लाई, ठीक है, बहुत रिच होती है। फिर उसके बाद है जी फ्रैक्चर की डेफिनेशन इन्होंने बताई है। फ्रैक्चर इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ द बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड की कंटिन्यूटी में कोई भी अगर कोई आ जाए, ब्रेक आ जाए, तो उसको हम क्या कह देते हैं जी? उसको हम कह देते हैं जी फ्रैक्चर, कि वहाँ फ्रैक्चर है। द फ्रैक्चर विच इज नॉट कनेक्टेड विद द स्किन वूंड इज नॉन एज सिंपल और क्लॉज फ्रैक्चर। अगर आप इस तस्वीर में देखें, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्चर्स की डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं, हॉरिजॉन्टल, स्पाइरल, ऑब्लिक। बेसिकली इसमें हमने क्लोज्ड की और ओपन वुंड जो फ्रैक्चर है उसकी बात करनी है। ये देखिए, अगर आप स्पाइरल फ्रैक्चर में देखिए, फीमर्स बनी हुई है, फीमर की बोन है, ठीक है,
तो ये देखिए स्पाइरल में ये भी क्लोज्ड है, ठीक है, इसमें ये स्किन से इंटैक्ट, स्किन से बाहर नहीं हड्डी आई, ठीक है, मसल्स और स्किन से। हॉरिजॉन्टली इधर हुआ है ब्रेक, ठीक है, फ्रैक्चर हुआ है तो ये भी क्लोज्ड है। यहाँ पे देखिए जी ऑब्लिक है तो यहाँ पे भी ये क्लोज है, लेकिन यहाँ पे ये ओपन हो जाती है, कंपाउंड वुंड है और ब्रेक फ्रैक्चर है। तो ये देखिए एक पार्ट बोन का इस तरफ निकल आया है और एक पार्ट इस तरफ रह गया है, तो ये क्या है, बेसिकली ये ओपन फ्रैक्चर है। जी फ्रेंड्स, अभी आपने क्लोज फ्रैक्चर के बारे में पढ़ा, दैट इज द फ्रैक्चर लाइन में बी स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल हो सकता है और स्पाइरल और बी द ऑफ द स्किन और हॉरिजॉन्टल और सी ऑब्लिक। स्पाइरल, हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक आपको मैंने पिक्चर में दिखा दिया, पहले ये हो सकता है। द फ्रैक्चर विच कम्युनिकेट्स विद द स्किन वुंड इज नोन एज डी कंपाउंड और ओपन फ्रैक्चर। आपको जैसे मैंने पता है कि अगर स्किन से बाहर आ जाए तो ये कंपाउंड या ओपन फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर रिक्वायर्स रिडक्शन बाय द विच द अलाइनमेंट ऑफ द ब्रोकन एंड इज रिस्टोर्ड। जिसके जब इसके ब्रोकन एंड रिस्टोर्ड हो जाए तब हम जाकर इसको बोन्स को क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट में ला सकते हैं। हीलिंग और रिपेयर ऑफ अ फ्रैक्चर टेक्स प्लेस इन 3 स्टेजेस। तो ये 3 स्टेजेस में इसकी हीलिंग होती है। नंबर 1 रिपेयर बाय ग्रैनुलेशन टिश्यू, ठीक है, ग्रैनुलेशन टिश्यूज उस पर अमल करते हैं। फिर उसके बाद यूनियन ऑफ कैलस, ठीक है, कैलस बोन्स होते हैं वो। उसके बाद एक कंसोलिडेशन बाय मैच्योर बोन, तो उसके बाद जो है मैच्योर बोन उसका इसकी जगह ले लेती है। 3 प्रोसेस हैं, 3 तरीके हैं, ठीक है, स्टेजेस हैं जिसकी वजह से बोन हमारी हील करती है, रिपेयर करती है। रिपेयर बाय ग्रैनुलेशन टिश्यूज, ठीक है, ग्रैनुलेशन टिश्यूज करते हैं रिपेयर। यूनियन बाय कैलस, कैलस उसको यूनिटी फॉर्म करती है, ठीक है, जमा होकर तो उसका एक गुच्छा सा बना देती हैं। और फिर उसके बाद एक कंसोलिडेशन बाय मैच्योर बोन, तो उसके बाद मैच्योर बोन की कंसोलिडेशन हो जाती है। जी फ्रेंड्स, उसके बाद है एक्सिस और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, हमारा जो सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है या एक्सिस है मे गेट फ्रैक्चर्ड, वो फ्रैक्चर्ड हो सकता है। इफ डेंस ऑफ एक्सिस गेट सेपरेटेड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, डेंस आपको पता है वर्टिब्रा का बॉडी का पार्ट होता है, डेंस भी होता है और ट्रांसवर्स प्रोसेस भी होता है, लैमिने भी होता है, ठीक है, उसमें तो उसका जो ये देखें जरा, ये है जिसके पार्ट्स वर्टिब्रा के, इसमें डेंस होता है, ठीक है, लैमिने होता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, ठीक है, तो किसी भी फ्रैक्चर की वजह से भी जो है वो मसले मसाइल हो सकते हैं। अभी देखें एज इन हैंगिंग, हैंगिंग यानी कि जब आप किसी को फांसी देते हैं या लटकाते हैं, देखें जैसे इस पिक्चर में देखें, ठीक है, तो ये हैंगिंग में है, तो आपको देख रहे हैं कि रस्सी इसके एक्सिस पे या फिर वर्टिब्रा सर्वाइकल वर्टिब्रा में है। जी फ्रेंड्स, के बाद उसके बाद अगर आप देखें तो इट हिट्स दी वाइटल सेंटर इन मेडुल्ला ऑब्लंगाटा कॉजिंग इंस्टेंटेनियस डेथ। आपको पता होता है कि यहाँ पे ये पार्ट होते हैं, ठीक है, एक्सिस और सेकंड सर्कुलर वर्टिब्रा, तो यहाँ पे हमारा क्या वाइटल सेंटर्स होते हैं जिसमें मेडुल्ला ऑब्लंगाटा और जिसको हम अमले तनफ्फुस का सेंटर भी कहते हैं, ठीक है, सांस लेने वगैरह का हमल भी उधर से कंट्रोल होता है, ठीक है। इवन फ्रैक्चर ऑफ लैमिना में स्कार्स डेथ, तो लैमिना में भी अगर फ्रैक्चर हो जाए, ये जो सुराख लैमिना इसमें भी मतलब फ्रैक्चर हो जाए तो उसकी वजह से भी बंदे की फ़ौरन डेथ हो जाती है। बेसिकली जब हम किसी बंदे को सज़ा देते हैं तो उसको हैंग करते हैं, हैंग टिल डेथ करते हैं, इनको फांसी की सज़ा देते हैं, तो उसमें भी बेसिकली उसका एक्सिस ही टूटता है ना, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, जिसकी वजह से वो जो अपना ब्रीदिंग सेंटर्स होते हैं, ठीक है, मेडुल्ला ऑब्लंगाटा और दूसरे वाइटल साइंस वगैरह का होते हैं, तो वो उसमें फ़ौरन बंदे की डेथ हो जाती है। जी फ्रेंड्स, आगे देखें तो है इसमें है जी रिकेट्स, ठीक है, बोन्स की हम क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, तो उसमें ये देखें रिकेट्स, इन रिकेट्स डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ठीक है, क्या हो जाती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है, कैल्सिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज फेल्स एंड ओसिफिकेशन ऑफ द ग्रोथ जोन इज डिस्टर्ब्ड। इसमें क्या होती है, कैल्सिफिकेशन फेल हो जाती है कार्टिलेज की, ठीक है, और ओसिफिकेशन भी जो है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, किसकी वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से, ठीक है। रिकेट्स अफेक्ट द ग्रोथ bone and therefore the disease develops during the period of most rapid growth of skeleton। जब आपकी ग्रोथ स्केलेटन की हो रही होती है तेजी से, तब ये रिकेट्स होता है, जो कि है 3 months to 3 years, 3 मंथ से लेकर 3 साल की उम्र तक के बच्चे को रिकेट्स होते हैं ड्यू टू वाइड डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। ऑस्टियोइड टिश्यूज इज फॉर्म नॉर्मली एंड कार्टिलेज सेल्स, ठीक है, प्रोलिफरेट फ्रीली। तो ऑस्टियोइड क्या टिश्यू होती है वो फॉर्म करती है, नॉर्मली हो रही होती है, कार्टिलेज सेल्स फ्रीली होते हैं, ठीक है, प्रोलिफरेट, बट मिनरलाइजेशन डजंट टेक प्लेस, जिसकी मिनरलाइजेशन होती है वो अपनी जगह पर नहीं लग रही होती। दिस प्रोलिफरेट, ठीक है, रिजल्ट्स इन क्रैनियोटिबस, ठीक है, फिर उसके बाद रेचिटिक रोजरी एट द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन इन क्रैंटियबिस, ठीक है,
और रिजल्ट्स इन जी। उसके बाद है जी कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन हैरिसन सल्कस एट द डायफ्रामेटिक अटैचमेंट enlarged epiphysis in limb bone and the spinal and pelvic deformities। तो ये डिफॉर्मिटीज़ हो सकती हैं इनमें, ठीक है, कि कोस्टोकॉन्ड्रल जो हमारा जंक्शन होता है वहाँ पे कुछ हो सकती हैं, ठीक है, डिसफंक्शंस या डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं, या फिर वहाँ पे फॉर्मेशन उसकी नहीं सही हो सकती, सल्कस की, हैरिसन सल्कस की, ठीक है, और डायफ्रामेटिक अटैचमेंट उसकी वो भी ठीक नहीं हो सकती, या डायफ्रामेटिक आपको पता है कि अगर वो अटैचमेंट हो जाए मिस्टेक का तो बच्चे को सांस लेने में काफ़ी मसला मसाइल होते हैं। इन लार्ज एपिफिजियस हो सकते हैं, लिम्फ बोन्स एंड द स्पाइनल एंड पैल्विक डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं। फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोन अ चाइल्ड रिक्वायर्स एडिकेट अमाउंट ऑफ, ठीक है, प्रोटीन्स उनके बच्चे को बहुत ज़रूरी चाहिए, कैल्शियम प्रॉपर वे में चाहिए, विटामिन डी चाहिए। टीसी डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी इन ग्रोइंग चिल्ड्रन लीड्स टू, ठीक है, लीड्स टू वाइडनिंग ऑफ एंड्स ऑफ बोन्स विद एडिकेट ऑसिफिकेशन। आपको पता है वाइडनिंग हो जाती है बोन की, बोन जो है चौड़ी हो जाती हैं रिकेट्स के बच्चों में, ठीक है, जिनको रिकेट्स होती है और उनकी ऑसिफिकेशन जो है सही तरह नहीं होती। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ रिकेट्स, ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, रिकेट्स। तो अगर आप एक बच्चे में देख सकते हैं सम डिफॉर्मिटीज इन रिकेट्स, तो आप जैसे ये देखते हैं वो नी हो गए हैं, ठीक है, बॉइंग ऑफ ब्लैक हो गई हैं, लार्ज एपिफिजियल बोन्स हो जाती हैं, बच्चे के मसल्स काफ़ी वेस्ट होते हैं, बहुत वीक होते हैं, तो ये रिकेट्स की बीमारी है जी। फ्रेंड्स, पहले जैसे हमने पढ़ा कि रिकेट्स की बीमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, स्कर्वी डिजीज जो है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कोलेजिनियस फाइबर्स एंड मैट्रिक्स इज इम्पेयर्ड, ठीक है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ कोलेजिनियस और फाइबर्स और मैट्रिक्स की फॉर्मेशन जो इम्पेयर्ड हो जाती है। डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ द इंटरसेलुलर सीमेंटिंग सब्सटेंसेस and lack of collagen cause rupture of capillaries in defective formation of new capillaries, ठीक है, तो वहाँ पे जो कैपिलरीज की होती है वो क्या होती है, बर्स्ट हो जाती हैं, ठीक है, रप्चर हो जाती हैं, और वहाँ पे हेमाटोमा बन जाता है इन मसल एंड बोन्स, ठीक है, बोन्स में और मसल्स में हेमाटोमा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं सब पेरियोस्टियल कॉजेज सीवियर पेन एंड टेंडरनेस। वहाँ पे क्या होती है, सीवियर पेन और टेंडरनेस होती है, ठीक है। द नॉर्मल आर्किटेक्चर एट द ग्रोइंग एंड्स ऑफ द बोन्स इज लॉस्ट, तो वहाँ पे जो लोअर एंड ग्रोइंग एंड होती हैं वो भी लॉस्ट हो जाती है। बेसिकली इस कर्वी में ये हमारे जिल पर नीले नीले निशान पड़ जाते हैं जो कि रप्चर ऑफ कैपिलरीज या हेमाटोमा इसे कहते हैं, ठीक है, वहाँ पर विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से ये होती है जी। फ्रेंड्स, उसके बाद है जी द स्केलेटन, मैनी स्केलेटल डिफेक्ट्स आर कॉज्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स और बाय कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक, हार्मोनल एंड न्यूट्रिशनल फैक्टर। तो वो कह रहा है जिसके बाद कुछ ऐसे स्केलेटल फैक्टर भी होते हैं जिसकी वजह सिर्फ डेफिशिएंसीज नहीं होती, उसमें बहुत से जेनेटिक फैक्टर्स भी शामिल हो जाते हैं, या कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स और हार्मोनल फैक्टर्स और न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं। द वर्टिब्रल आर्च और लैमिना ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम आर स्पाइना बाइफिजा अकल्चा, ठीक है। बे में देखें इसकी ए विक में देखें, ठीक है, ये है जी नॉर्मल स्पाइन, ये है जी स्पाइन बाइफिडा अकल्टा। ये देखिए जो बाल से आप ये देख रहे हैं ना जहाँ पे ये सैक्रल और लंबर रीजन है थोड़ा सा, तो यहाँ से ये देखिए अब बाल से निकल रहे हैं जिसे हम फोड़ा भी कहते थे, स्पाइन बाइफिडा, ठीक है। तो ये बेसिकली जेनेटिकली भी हो सकता है, या फिर फॉलिक एसिड की कमी जब बच्चा बन रहा हो माँ के पेट में, तो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से जब इसकी फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है, इसकी हराम मगज़ की या फिर स्पाइनल कॉर्ड की, तो उसकी वजह से भी ये डिफेक्ट हो सकता है जिसे हम स्पाइन बाइफिडा अकल्चा कहते हैं, ठीक है। ये जेनेटिकली भी हो सकता है। बी पर देखें तो स्पाइनल कॉर्ड में बी कवर्ड बाय जस्ट बाय स्किन मेनिंजेस सराउंडिंग, सॉरी हाँ, बी में देखें तो ए में तो देखें यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम आर मोस्टली नॉर्मल होते हैं। बी में वो कह रहा है जी स्पाइनल कॉर्ड में बी कवर्ड बाय जस्ट बाय स्किन स्पाइना बाइफिडा अकल्टा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया। सी में देखें देयर में बी प्रोट्रूजन ऑफ द मेनिंजेस सराउंडिंग द स्पाइनल कॉर्ड प्लेस इन द वर्टिब्रल कैनाल आई.ई.जी. मेनिंजोसेली, ठीक है, मेनिंजोसेली देखें, सी वाली तस्वीर में देखें तो है जी मेनिंजोसेली, यानी यहाँ पे एक लिक्विड सा बड़ा हुआ फोड़ा सा हो जाता है स्किन के पास, ठीक है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड के एंड पे निकल रहा होता है। ये भी बेसिकली एक डिफेक्ट ही है, जेनेटिकल डिफेक्ट, यहाँ पे न्यूट्रिशनल फैक्टर्स उसमें शामिल होते हैं, इसकी वजह से भी बच्चे जो डिफेक्टिव पैदा होते हैं। डी है जी दे में भी सॉरी डी नहीं, हाँ डी, देयर में बी प्रोट्रूजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज मेनिंजेस, ठीक है। तो
तो उसमें तो आपने देखा है मेनिंजोसेली में, उसमें हमारे कम से कम जो नर्व्स होती हैं ना वो उसमें शामिल नहीं होती स्पाइनल कोड। लेकिन डी वाले में जिसको हम मेनिंजो माइलोसिली सेली, ठीक है, उसमें हमारी नर्व्स भी शामिल हो जाती हैं। ये सबसे वर्स्ट उसकी सूरत है, ठीक है, मेनिंजो माइलोसेली, ठीक है। तो इसमें हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी शामिल हो जाती है, इसकी सबसे वर्स्ट टाइप है, ठीक है। इफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड विटामिन डी अकर्स इन एडल्ट लाइफ, अगर तो एडल्ट लाइफ में हो इट लीड्स ऑस्टियोमैलेशिया, ठीक है। अगर तो यंग लाइफ में पेशेंट में विटामिन सी और डी की डेफिशिएंसी हो रही है दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोमैलेशिया। लेकिन अगर बच्चों में हो रही है दैट इज रिकेट्स, ठीक है, क्योंकि बच्चों में स्केलेटन जो है वो फॉर्मेशन के चक्कर में होता है, ठीक है, ग्रोइंग होता है, फास्ट ग्रोइंग होता है। अगर उसमें इसकी डेफिशिएंसी हो जाए दैट इज कॉल्ड रिकेट्स। बट इट्स अगर हो एडल्ट में, एडल्ट लाइफ में विटामिन सी और डी की डेफिशिएंसी, सॉरी कैल्शियम और विटामिन डी की डेफिशिएंसी, तो दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोमैलेशिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑस्टियोमैलेशिया। द बोन ऑन एक्सरे एग्जामिनेशन रियल थिक अनकैल्सिफाइड ऑस्टियोइड, ठीक है। तो उसमें कह रहा है बोन जो है हमें बहुत थिक सी फील होती है, ठीक है, अनकैल्सिफाइड ऑस्टियोइड फील होती है। ऑस्टियोप्रोसिस शोज थिन एंड स्मॉल ट्यूबिकुलाई, ठीक है। तो ऑस्टियोप्रोसिस में थोड़ी सी बोन और नजर आती हैं, ऑस्टियोमैलेशिया में थोड़ी सी बोन्स और नजर आती हैं, ठीक है। ऑस्टियोमैलेशिया में हमें बोन्स कैसी नजर आती हैं, थिक और अनकैल्सिफाइड, और जबकि ऑस्टियोप्रोसिस में थिन एंड स्मॉल ट्रैबिकुले, ठीक है। अभी टेबल है तो टेबल में उन्होंने बताया हुआ कि इन दोनों में क्या फर्क है, ठीक है, ये हम देखेंगे टेबल में। कंपैरिजन ऑफ ऑस्टियोप्रोसिस एंड ऑस्टियोमैलेशिया, बेसिकली ऑस्टियोप्रोसिस और ऑस्टियोमैलेशिया दोनों में ही जो है कि हमारी बोन जो है वो सॉफ्ट हो जाती है, सीधी बात ये है, ठीक है। उसमें हमारी डेफिशिएंसीज हो जाती हैं कैल्शियम की या विटामिन डी की, उसकी वजह से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, या हमें पेन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अभी हम देखते हैं उनमें क्या क्या फ़र्क है। पहला जी ऑस्टियोप्रोसिस एंड दूसरा है जी हमारा ऑस्टियोमैलेशिया, ठीक है। कैल्शियम एंड फॉस्फेट देखें, ऑस्टियोप्रोसिस में कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो होता है वो नॉर्मल होता है लेवल में, ठीक है, जबकि ऑस्टियोमैलेशिया में लो होता है, जैसे कि हमने पढ़ा डेफिशिएंसी और डी की वजह से हमें ऑस्टियोमैलेशिया हो जाता है। अल्कलाइन फॉस्फेट में ऑस्टियोप्रोसिस में ये नॉर्मल रहता है, जबकि ऑस्टियोमैलेशिया में ये रेज्ड हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑस्टियोब्लास्ट में, ऑस्टियोप्रोसिस में ये ऑस्टियोब्लास्ट नॉर्मल होता है, ऑस्टियोमैलेशिया में ये इंक्रीज हो जाता है ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। यानी कि उसमें हड्डियां जो है वो फैलनी शुरू हो जाती हैं, चौड़ी होना शुरू हो जाती हैं। फिर है जी ट्रैबिकुलाई, ठीक है, ऑस्टियोप्रोसिस में थिन एंड स्मॉल हो जाती हैं हड्डियां, और ऑस्टियोमैलेशिया में थिक एंड अनकैल्सिफाइड ऑस्टियोइड हो जाती हैं, ठीक है, ये वो थिक हो जाती हैं हड्डियां जी। फ्रेंड्स के बाद डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम इन बोन इन ओल्ड एज लीड्स टू ऑस्टियोप्रोसिस। अगर डेफिशिएंसीज ऑफ सिर्फ कैल्शियम की हो तो ये किसको लीड करती है, ऑस्टियोप्रोसिस की, ठीक है। सीन बोन इन बोथ इन फीमेल एंड मेल, जो मेल और फीमेल्स दोनों में से। ड्यू टू ऑस्टियोप्रोसिस देयर इज अ फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ द वर्टिब्रा कॉलम, वर्टिब्रा कॉलम से फॉरवर्ड बेंडिंग हो जाती है, ठीक है, ऑस्टियोप्रोसिस की वजह से, लीडिंग टू काइफोसिस। उसे हम क्या कहते हैं जी, काइफोसिस। ये देखिए इस पिक्चर में अगर देखें तो ये है जी काइफोसिस स्पाइन और ये है नॉर्मल स्पाइन। ये एक नॉर्मल स्पाइन, इसकी अलाइनमेंट देखें, और काइफोसिस की देखें, ये गर्दन थोड़ी सी आगे है और यहाँ पे एक कुब्बा सा निकला हुआ है, ठीक है, कुब सा निकला हुआ है, जिसे हम कह देते हैं जी काइफोटिक स्पाइन। दिस इज काइफोटिक स्पाइन ड्यू टू ऑस्टियोप्रोसिस ऑफ वर्टिब्रा कॉलम या वर्टिब्रा बोन जी। फ्रेंड्स के बाद है नर्व आर क्लोजली रिलेटेड टू बोन्स इन सम एरियाज। वो कह रहा है कि जो नर्व्स होती हैं बाज एरिया पर हड्डियों से रिलेटेड होती हैं और क्लोज होती हैं बहुत ज़्यादा। फ्रैक्चर्स ऑफ द बोन्स ऑफ दोज एरियाज में लीड टू इंजरी ऑफ द नर्व। अगर वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाए तो वो लीड करती हैं किसको, इंजरी ऑफ द नर्व को, लीडिंग टू पैरालिसिस ऑफ मसल सप्लाइड इंक्लूडिंग द सेंसरी लॉस। तो वो कह रहा है कि वहाँ पे हमें पैरालिसिस हो सकता है मसल्स का, उस मसल की जो है वो मोटर फंक्शन जो है वो रुक सकता है, या फिर उसकी सेंसरी और उसकी सेंसेशंस भी वहाँ पे इसकी लॉस हो सकती हैं। फर्ज किया हमारी ह्यूमरस पे कुछ नर्व्स गुजर रही हैं, जैसे कि हमारी अपर लिम्ब की आर्टरी नर्व्स हैं, अगर वहाँ पे हड्डी ब्रेक हो जाती है तो वो नर्व डैमेज हो जाएगी, उसकी वजह से वो नर्व जिसको मोटर सप्लाई कर रही है जिस मसल को, उसके मसल्स भी रुक जाएंगे, उसकी सेंसेशन भी वहाँ रुक जाएगी। तो ये भी इसका एक अहम क्लिनिकल पॉइंट। ये फ्रेंड्स देखिए जैसे ये हमारी ह्यूमरस बनी है, ये अल्ला नर्व है ओलिक्रैनल फोसा में, ठीक है, डेल्टॉइड टिब्रोसिटी है यहाँ पे जी, अपना है रेडियल नर्व है, एक्सिलरी नर्व है, डेल्टॉइड मसल के हैं, तो यहाँ पे इसको सप्लाई कर रही है। अगर यहाँ फर्ज किया यहाँ से ब्रेक हो जाती है तो ये हमारी क्या है, रेडियल नर्व ब्रेक हो जाएगी, इसमें भी इंजरी हो जाएगी, इसकी जो सप्लाई कर रही है मोटर वो भी हमारी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, और उसके अलावा हमारी जो सेंसेशन है वहाँ वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी।
इसके बाद देखिए जी, फेलियर ऑफ ओसिफिकेशन इन द सेसामॉइड बोन इज मिस्टेकन फॉर फ्रैक्चर ऑफ बोन। सेसामॉइड बोन आपको पता है बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ जो कि बहुत ही छोटी है, जैसे कि हमारा पटेला नी जॉइंट पे पटेला बोन है, ठीक है, वो सेसामॉइड बोन है, ठीक है, जैसे कि हमने स्केलेटल सिस्टम में पढ़ा हुआ है। तो वो कह रहा है अगर मिस्टेकन फॉर फ्रैक्चर ऑफ द बोन हम कहलाते थे ईजी पटेला। इफ इन्फेक्शन रीचेज द इंट्राकैप्सुलर मेटाफिसिस इट मे रिजल्ट इन सेप्टिक आर्थराइटिस। अगर आर्थराइटिस कैप्सुले में, ठीक है, कैप्सुलर इंट्राकैप्सुलर इन्फेक्शन हो जाता है मेटाफिसिस का, ठीक है, तो वो क्या कॉज करता है, सेप्टिक आर्थराइटिस। इनकी ऐसा आर्थराइटिस जो कि किसी इन्फेक्शन की वजह से हुआ हो, ठीक है, किसी जर्म्स की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेप्टिक आर्थराइटिस। तो ये बेसिकली इंट्राकैप्सुलर इन्फेक्शन होता है मेटाफिसिस का। अगर वो हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं जी, उसे हम कह देते हैं सेप्टिक आर्थराइटिस। उसके बाद देखिए जी, बोन मैरो बायोप्सी क्या होता है। बोन मैरो बायोप्सी होता है, बोन मैरो कैन बी टेकन आइदर फ्रॉम मैंडिब्रियम, ठीक है, मैन्यूब्रियम, स्टर्नाई और आइलेक्रस्ट। हम मैनिब्रियम स्टर्नाई से भी कर सकते हैं, ठीक है, स्टर्नम की बोन का पार्ट होता है, वहाँ से भी हम उसका बोन मैरो ले सकते हैं, या आइलेक्रस्ट से लेते हैं वेरियस क्लिनिकल कंडीशन जिसमें हम के बोन मैरो बायोप्सी करते हैं। जैसे ये देखिए, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये बोन मैरो बायोप्सी के लिए बोन मैरो ले रहे हैं, बोन मैरो बायोप्सी फॉर फ्रॉम आइलेक्रस्ट। आइलेक्रस्ट हिप की बहुत चूल्हे की हड्डी जो होती है, ठीक है, कूल्हे की हड्डी, तो वहाँ से इसे आइलेक्रस्ट से भी हम इसको ले सकते हैं, इसको बोन मैरो। जी फ्रेंड्स, जैसे कि बताया हुआ यहाँ पे साइट्स ऑफ क्लोज रिलेशन ऑफ नर्व एंड ह्यूमरस, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं जी बोन ट्यूमर। बोन ट्यूमर भी हो सकता है, ठीक है, बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स कैन अकर इन द बोन। वो बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बिनाइन यानी कि आगे, और मैलिग्नेंट यानी फैलने वाला या ना फैलने वाला भी हो सकता है, ठीक है। एक ट्यूमर होता है ना जो फैलने वाला हो, और एक होता है जो ना फैलने वाला, उसको खतरा नहीं होता, ठीक है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। तो ये दोनों ट्यूमर्स बोन्स में हो सकते हैं। ये जैसे देखिए इस पर लिखा है मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द फीमर, जो फीमर का मैलिग्नेंट ट्यूमर है। जी फ्रेंड्स, आगे देखिए जी, रप्चर ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज का फट जाना। The medial meniscus of knee joint mostly affected. It is treated by replacement. तो जो जॉइंट का दो मेनिस्कस होते हैं ना नी जॉइंट में, एक मीडियल एक लेटरल, तो कह रहा है जो मीडियल मेनिस्कस होता है वो सबसे ज़्यादा खतरे पे होता है कि ये रप्चर हो जाएगा, अफेक्टेड होगा, तो उसको फिर हम रिप्लेसमेंट करते हैं, जैसे नी रिप्लेसमेंट भी कहते हैं, नी जॉइंट रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। ट्यूमर ऑफ कार्टिलेज, ठीक है, द ट्यूमर में बी बिनाइन और मैलिग्नेंट। दीज आर कॉल्ड कॉन्ड्रोमास और कॉन्ड्रासार्कोमास रिस्पेक्टिवली। तो बिनाइन हो तो कॉन्ड्रोमास, ठीक है, और मैलिग्नेंट हो तो कॉन्ड्रासार्कोमास, तो इसको रिस्पेक्टिवली कहते हैं। तो ये ट्यूमर्स ऑफ कार्टिलेज भी हो सकते हैं। कार्टिलेज ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, कार्टिलेज कैन बी ट्रांसप्लांटेड, ठीक है, फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। द मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज एक्ट प्रेजेंट्स द एंट्री ऑफ एंटीजेंस। तो जो मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का, वो क्या ऐसे एक्ट करता है, एंट्री ऑफ एंटीजेंस की, तो उसको वो एक्ट करता है, और कार्टिलेज ट्रांसप्लांटेशन हम कर सकते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन। जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी बोन्स एंड कार्टिलेज की जो क्लिनिकल एनाटमी। सो कल हम जो आगे इसका मज़ीद अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड प्लीज़, आई एम सॉरी कि मैंने आज काफ़ी दिनों बाद लेक्चर अपलोड किया है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मुझे ज़्यादा सपोर्ट्स कीजिए ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा हिम्मत मिले, मुझे इंकरेजमेंट मिले, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंकरेज हूँ ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाऊँ। प्लीज़ फ्रेंड मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, गुड बाय, थैंक यू।